नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं और यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी RO, यूपीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीपी सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं जहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला टॉपिक। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुएल मैक्रों हैं। इन्हें जो है 26 जनवरी 2024 को जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसके अवसर पर इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो 2024 में जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर भारत के जो मुख्य अतिथि रहेंगे वह फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रहेंगे। इससे पूर्व 2023 में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था और उसमें जो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है शामिल हुए थे। और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जो है शामिल होंगे मुख्य अतिथि के रूप में। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछेगा कि किस राज्य की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर, तो वह आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की झांकी। और 2025 में हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का पेपर हो चाहे EBS का पेपर हो, इन दोनों पेपर में जो है चंद्रयान से प्रश्न पूछा गया था। इसे जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इसे लॉन्च किया था LVM-3M4 से। चंद्रयान 3 मिशन को LVM-3M4 से जो है लॉन्च किया था और यह जो है चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को जो है लैंड हुआ और जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका जो नामकरण किया गया है वह शिव शक्ति बिंदु उसका नामकरण किया गया है। और 23 अगस्त को लैंड करने के कारण ही जो है प्रत्येक वर्ष अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाएगा वो आपका 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे जो घोषित किया गया है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वो आपका 23 अगस्त को घोषित किया गया है। और चंद्रमा पर लैंड कराने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। चंद्रमा पर लैंड कराने वाला भारत जो है अपना चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका जो है वह कर चुके हैं ऐसा। आते हैं अगला टॉपिक, आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को जो है इसरो ने प्रक्षेपित किया था PSLV C57 से। इसे जो है इसरो ने 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया था आदित्य L1 मिशन को। और यह जो है सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। सेम इसी प्रकार का अमेरिका एक अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है। यह भी जो है सूर्य के अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो आपकी नासा है, इसी ने इसे प्रक्षेपित किया था। और भारत का अपना जो मिशन है वो आदित्य L1 मिशन है जिसे इसरो ने PSLV C57 से जो है प्रक्षेपित किया था 2 सितंबर 2023 को। DSSAR मिशन, इसे जो है 30 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया था PSLV C56 से। और इसमें टोटल जो है 7 सैटेलाइट शामिल थे जिनमें एक स्वदेशी था और सिंगापुर के जो है 6 सैटेलाइट शामिल थे। DSSAR मिशन में जो है सिंगापुर सहित टोटल जो है 7 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था PSLV C56 से। एक मिशन काफ़ी चर्चा में रहता है, यह आपका निसार मिशन है। नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है जिसे 2024 में जो है लॉन्च किया जाएगा और यह
धरती की निगरानी करेगा और पर्यावरण हो रहे बदलावों का अध्ययन करेगा, साथ में जो है भूकंप व अन्य आपदाओं की जानकारी देगा। तो इसे जो है निसार मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है कि निसार मिशन किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये आपका नासा और इसरो है। नासा अमेरिका का है और इसरो अपना भारत देश का है। बाघ गणना 2022, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है मैसूर कर्नाटक में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते हुए बाघ गणना जारी किया है। इससे पूर्व जो है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में जो शुरू किया गया था वो आपका 1973 में, और 2023 में इसके जो है 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू किया गया था और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक जो है यह केंद्र प्रायोजित योजना है टाइगर प्रोजेक्ट। वर्तमान भारत में जो बाघों की कुल संख्या आपकी 3167 बाघ हैं। इससे पूर्व 2018 में जो इनकी गणना की गई थी उनकी संख्या 1967 थी, और पिछले 4 सालों में जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई आपकी 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो यह आपका 6.7% की जो है वृद्धि हुई 2018 से 2022 के मध्य, और इनकी जो गणना की जाती है वह प्रत्येक 4 साल में एक बार इनकी गणना की जाती है। और पूरे विश्व की जो है लगभग 75% बाघों की जो आबादी है वो अपने भारत देश में निवास करती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो 75% वाला है। तो सबसे अधिक जो निवास करती है विश्व में बाघों की संख्या आपके अपने भारत देश में होती है। और इसी की जो गणना है यह राष्ट्रीय बाघ गणना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे हम लोग NTCA के नाम जानते हैं, यह प्रत्येक 4 वर्ष में जो है इसकी गणना करते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो अभी शुरू किया गया है, इनमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा के संरक्षण के लिए ये आपका शुरू किया है। वर्तमान में जो है NTCA के अनुसार भारत में टोटल जो है 55 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये NTCA की जो गवर्नमेंट साइट है, यहाँ से मैंने डेटा लिया है, क्योंकि अन्य जगहों पर डेटा जो है आगे पीछे दिया रहता है, इसलिए मैंने ऑफिशियल डेटा ही लिया है। सबसे जो चर्चा में रहा अपना 53वां जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, आपके उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश में, यह भी आपको घोषित हो चुका है और यह भारत का 54वां है। और 55वां जो है यह धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये आपके राजस्थान में है। तो कभी कभी प्रश्न आपकी सीधी परीक्षा में पूछेगा कि भारत का 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो यह नंबर आपको लेटेस्ट वाला याद कर लेना है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान आपका 55वां है, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश आपका 54वां है। तो भारत में टोटल जो है 55 टाइगर रिजर्व हैं। अब बात करते हैं बाघों की संख्या पर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, टोटल जो है 785 बाघ हैं। दूसरा स्थान आपका कर्नाटक का है, यहाँ पर बाघों की कुल संख्या आपकी 563 है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में बाघों की संख्या आपकी 560 है। अपना यूपी में जो है टोटल वर्तमान में 205 बाघ हैं। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो आपका नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, यह क्षेत्रफल देश से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो यह आपका औरांग टाइगर रिजर्व जो आपके असम में स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अब तक भारत के जो है 23 बाघ अभ्यारण्य है जिन्हें कैट्स अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। ये डेटा आप लोग याद कर लीजिए। टोटल जो है 23 बाघ अभ्यारण्य है जिन्हें कैट्स की जो है मान्यता मिल चुकी है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए बाघों की, तो सबसे अधिक जो बाघ हैं वह 260 बाघ हैं आपके कार्बेट नेशनल कार्बेट टाइगर रिजर्व में, और ये आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पर सबसे अधिक बाघों की संख्या आपके टोटल 260 बाघ हैं, और ये आपके उत्तराखंड में है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश में जो बाघों की संख्या आपकी टोटल जो है 205 है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ UPPCS प्रीलिम्स 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स चालू किया गया है, और इस क्रैश कोर्स में हमारे कई टाइप के कोर्सेज हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल से लेना चाहते हैं, जो हमारा कंपाइल जो स्टडी मटेरियल टोटल ये आपका 884 पेजों का है, और इसकी जो फीस रखी गई काफ़ी कम रखी गई है, और इसकी फ़ीस आपकी 3000 रुपये है। साथ में जो है फुल डिस्कशन ग्रुप है जिसकी फ़ीस 9000 रुपये रखी गई है। टेस्ट सीरीज का ओनली ग्रुप है आपकी 3500 रुपये फीस रखी गई है। ओनली पेड ग्रुप का कुछ है इसकी जो फीस रखी गई 1200 रखी गई है। अगर आप इन सभी पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है,
इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जो हाल ही में आए चक्रवाती तूफान उनको हम लोग देख लेते हैं। चक्रवात मिथिला यह बंगाल खाड़ी में उत्पन्न हुआ था और इसका जो नामकरण है वो मालदीव ने दिया था। इसी प्रकार से बिपरजॉय जो तूफान है यह अरब सागर में उठा था और इसका जो नामकरण वह बांग्लादेश ने दिया था। यही जो बिपरजॉय है यही APS के पेपर में पूछा था। APS 2023 का भी हाल में जो 7 जनवरी पेपर हुआ है यही पूछा था और ये आपके अरब सागर में उठा था और इसका जो नामकरण है वह बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। मोचा तूफान ये बंगाल खाड़ी में उठा था और इसका जो नामकरण आपका यमन ने किया था। चक्रवात मिचोंग ये बंगाल खाड़ी में उठा था और इसका नामकरण आपका म्यांमार ने किया था। हामून चक्रवात यह भी आपके बंगाल खाड़ी में उठा था और इसका नामकरण आपका ईरान ने किया था। चक्रवात तेज यह अरब सागर में आया था और इसका जो नाम है वो अपना भारत देश ने इसका नामकरण किया था चक्रवात तेज। और अभी हाल ही में जो दक्षिण हिंद महासागर में जो है फैबियन तूफान आया था। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है फैबियन तूफान किस महासागर में आया था, आपके दक्षिण हिंद महासागर में आया था। और मैक्सिमम अभी हाल ही में ओटिस तूफान आया था, तो सीधे परीक्षा में पूछ सकता है ओटिस तूफान से कौन सा देश प्रभावित था, आपका मैक्सिको था। दुनिया भर के 500 सबसे लोकप्रिय सुपर कंप्यूटर इसकी रैंकिंग जारी की गई थी। इस रैंकिंग में जो सबसे पहला स्थान प्रदान किया गया था वो अमेरिका का फ्रंटियर था, दूसरे स्थान पर जापान का फुगाकू था और तीसरे स्थान पर आपका लूमी फिनलैंड का था। तो टॉप 3 जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपके वो फ्रंटियर है जो अमेरिका का, फुगाकू जापान का, लूमी आपके फिनलैंड का है। भारत के 4 शीर्ष जो सुपर कंप्यूटर है इनमें एरावत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका परम सिद्धि है, तीसरे प्रत्युष और चौथे पर आपका मिहिर है। जो रैंकिंग जारी की गई थी टॉप 500 की, इसमें एरावत सुपर कंप्यूटर जो रैंकिंग है वो 75वें स्थान पर है, 131वें स्थान पर परम सिद्धि है, 169वें स्थान पर प्रत्युष और 316वें स्थान पर आपका मिहिर है। तो भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका एरावत है। अगला जो टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसको हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम कवर करेंगे। देश में कुल वन और वृक्षावरण आपका है वो टोटल जो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 24.62% है। यह डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, 24.62%। यह एग्जैक्ट डेटा आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, परीक्षा में एग्जैक्ट डेटा भी पूछा जा सकता है। देश में कुल वनावरण की संख्या की मात्रा अगर पूछी जाए तो आपका 7,13,779 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो आपका 21.71% है। कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 2.91% है। कुल वृद्धि देखी जाए वन और वृक्षावरण में पिछले 2 सालों में तो आपकी 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। और सिर्फ वनावरण पूछी जाए तो आपकी 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है 2019 की तुलना में। इसी प्रकार से वृक्षावरण में देखा जाए सिर्फ तो आपके 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यही जो दोनों जो डेटा आप लोग जोड़ देंगे ये आपका टोटल आ जाएगा 2261 वर्ग किलोमीटर कुल वृद्धि है। देश में कुल मैंग्रोव वन में जो वृद्धि हुई है वो आपके 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और टोटल जो वर्तमान में है देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र वो 4992 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में कुल क्षेत्र है। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले जो राज्य है आपका पश्चिम बंगाल है और गुजरात है। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपकी परीक्षा के लिए जो है वह सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं वो आपका मध्य प्रदेश है, 77,493 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, यह 66,688 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा स्थान आपका छत्तीसगढ़ है, 55,717 वर्ग किलोमीटर है। यह वन क्षेत्र के आधार पर पे जो है बताया जा रहा है डेटा। सबसे अधिक वन क्षेत्र जो आपका है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो राज्य आपका हरियाणा है, यहाँ पर 1603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र सिर्फ बचा हुआ है। वनावरण वृद्धि दिखाने वाले जो शीर्ष राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश है जो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो देखी गई वो आपके तेलंगाना में। और ओडिशा जो तीसरे स्थान पर रहा है, इसमें टोटल 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है वनावरण में। वनावरण में कमी दिखाने वाले जो शीर्ष राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर 257 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर की और नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की वनावरण में कमी हुई है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो राज्य आपका मिजोरम है, यहाँ पर लगभग 85% के आसपास जो है वनावरण
से आच्छादित है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में 79.33 और मेघालय में 76% वनावरण है। देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7204 मिलियन टन जो है यह कुल स्टॉक है। तो इस प्रकार जो है वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। वन स्थिति रिपोर्ट जो पहली बार जारी की गई थी वो आपका 1987 पहली बार जारी की गई थी और इसे प्रत्येक जो है 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त अवार्ड जो 2023 में विभिन्न देशों द्वारा प्रदान किया गया उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 जो अवार्ड है ये पपुआ न्यू गिनी द्वारा प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 का जो पुरस्कार है ये मिस्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 का जो अवार्ड है यह फ्रांस सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 जो है ये ग्रीस सरकार ने दिया है। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ 2023 यह पलाऊ गणराज्य द्वारा मोदी जी को मिला है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 इसे जो है फिजी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।